Hello बच्चों, hope you all are good and having a great day so far. My name is गौरव शर्मा and you welcome here. बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर आर एनवायरमेंट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, एमसीक्यू क्वेश्चंस की, कि किस तरह के सवाल एमसीक्यू बेस्ड जो हैं वो आपके बोर्ड्स में पिछले बीते कुछ सालों में पूछे गए हैं और अपकमिंग बोर्ड्स में किस तरह के सवाल यानी कि एमसीक्यूज जो हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से बन सकते हैं। एंड एमसीक्यू करने से आपको डेफिनेटली ये तो आइडिया लग जाता है कि आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे किस तरह की कमांड है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये बताना है ना कि 4 में से एक ही तो सही है, बाकी के 3 तो गलत है ना। तो बाकी के 3 गलत क्यों हैं, जब आपको ये पता लग जाएगा तो इसका मतलब आपका वो क्वेश्चन जो है 110% सही है। तो चलिए आपको इस वीडियो के बाद डेफिनेटली ये आइडिया तो लगने वाला है कि बाकी के 3 हर क्वेश्चन में गलत क्यों है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सवाल की। सवाल है, इन एन इकोसिस्टम 10% of energy available for transfer from one trophic level to the next is in the form of which energy? एक इकोसिस्टम में 10% एनर्जी अवेलेबल है फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। किस फॉर्म में जाएगी? ऑब्वियस ही बात है, केमिकल की फॉर्म में जाएगी। तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे बी जो है यहाँ पे सही जवाब बन जाएगा, क्योंकि एक केमिकल एनर्जी की फॉर्म में जो है एक से दूसरी फॉर्म के ट्रॉफिक लेवल के अंदर वो ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट हो गया। अगला, excessive exposure to ultraviolet radiation causes what? liver damage, damage to lungs, inflammation of liver। inflammation का मतलब होता है swelling आ जाना, कैंसर ऑफ स्किन, ये ज्यादा सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही जवाब यहाँ पे बन जाएगा। एक्सेसिव, ओके ये तो रिपीट हो गया बच्चों, ये वही जवाब हो जाएगा, इसका क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ गलत है लेकिन इसको काट देना, ये बी ही होगा इसका आंसर। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ। एसिड रेन कब होती है? जब आप ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स में, फैक्ट्रीज में केमिकल्स का इस्तेमाल करते हो, वो जाके हवा में गैसेस वो मिलती हैं और उसके बाद वो ऑक्साइड्स के साथ कंबाइंड होके कोई हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है, कोई नाइट्रिक ऑक्साइड्स बनाती है, कोई HNO3 बनाती है। बेसिकली अलग अलग केमिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सल्फर और नाइट्रोजन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा उसका। फिर एसिड रेन होती है और वो वाटर बॉडीज को एसिड बनाता है, उसके अंदर पानी जाता है वाटर बॉडीज में, तालाब में, नदियों में। उसके अलावा आपके जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, आपके जो घर है, जो भी मेटलिक ऑब्जेक्ट्स आपके रंग फीके होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है ना फिर यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल। किस पे माइक्रोबियल रिएक्शन होगा? कौन इस बायोडिग्रेडेबल बेसिकली जो इसको एक ऐसे कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करेगा जो नॉन टॉक्सिक हो, जो हमारे लिए यूजफुल बन जाए कुछ बाद में। ठीक है, एल्यूमिनियम कैन, नो। काउ डंग, यस, सीधा सही जवाब क्या है? काउ डंग। पॉलीथिन बैग, नो। DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइन, ट्राइक्लोरोथेन, बिल्कुल भी नहीं। सही जवाब सी यहाँ पे इसका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट्स। आपके इकोसिस्टम 2 चीजों से मिलकर बनता है, 2 कंपोनेंट से, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक में लिविंग, एबायोटिक में नॉन लिविंग। कौन है यहाँ पे? प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस, सब लिविंग है भाई। बचा क्या? ह्यूमस जो सॉइल के अंदर मिलता है ना, वही तो, उसी के बारे में तो बात की जा रही है। खत्म, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, Which one of the following pairs belongs to the category of primary consumer? कौन से 2 इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? ईगल, स्नेक, वाटर बीटल, स्नेक, फ्रॉग। बिल्कुल जी, स्नेक और फ्रॉग की तरफ नजर जा रही है क्या? मेरी भी जा रही है। ग्रास ओपर और कैटल तो नहीं होंगे, राइट? एक मिनट, प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोर्स के बारे में तो यहाँ पे नहीं पूछा गया, और बेसिकली हर्बीवोर्स के बारे में पूछा गया। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा फास्ट होने की वजह से। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर सबसे पहले आ गए यहाँ पे ग्रास, जो कि एक अपने आप में प्रोड्यूसर है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसको खाएगा, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। जो भी इसको खाएगा, इसके बाद जो आएगा वो आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसके बाद जो आ गया वो आएगा टर्शियरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद क्वाटरनरी। उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज होती है हर एक ट्रॉफी लेवल में, इसलिए तो ग्रास हॉपर और जो कैटल है वो यहाँ पे सही जवाब उसका बन जाएगा। थोड़ा सा फास्ट हो गए, थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, लगाम लगाने की जरूरत है, ज्यादा तेज चलते हैं। Which of the following chemicals causes depletion of the ozone layer? ओजोन लेयर का डिप्लीशन कौन करता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके लिए हमने याद किया था बच्चों, आपको याद होगा, हमने काफी सारी वीडियोस में इसको सॉल्व भी किया है। क्योटो प्रोटोकॉल आया था जिसने इसके प्रोडक्शन पे बैन लगा दिया था, याद है ना? UNEP के थ्रू, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड। थर्ड ट्रॉफिक लेवल, पहला ग्रास हो गया मान लो, दूसरा इंसेक्ट हो गया, अरे मान लेते ना, तीसरा मान लो फ्रॉग हो गया, ठीक है, चौथा मान लो स्नेक हो गया। ठीक है, तो ये प्राइमरी ये हर्बीवोर्स हो गए बेसिकली यहाँ पे इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या होंगे? हमेशा कार्निवोर्स होंगे। क्या होंगे? कार्निवोर्स होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला, द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेज अर्थक्वेक तो नहीं आएगा, कॉजेज एसिड रेन, कॉजेज इंक्रीज्ड यूवी रेडिएशन, यस यूवी रेडिएशन बढ़ जाती है ना, और यूवी रेडिएशन जब बढ़ती है तो उसके हार्मफुल इफेक्ट फिर आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन द गिवन फूड चेन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द 4th ट्रॉपिक लेवल इज 4 किलो जूल, यानी कि इस पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे 4 किलो जूल है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी रही होगी 40, यहाँ कितनी रही होगी 400, और यहाँ कितनी रही होगी 4000 रही होगी। कैसे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ जो प्रोफेसर रेमंड लिडमन ने दिया था ना, सो व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर पे कितनी होगी 4000 जूल, और इसका 10% जो आगे ट्रांसफर होता चला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन व्हेन ऑल द डियर्स आर किल्ड, सारे डियर मार दो, ग्रास है फूड चेन में, डियर है फूड चेन में, और क्या किया, लायन है, क्या मार दिया, ऑल द डियर्स आर किल्ड, डियर हटा देंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी और इनकी संख्या भूख से मर जाएगी, ये बेचारे भूख से स्टार्वेशन से खत्म हो जाएंगे। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीजेस, नहीं बढ़ जाएगी। द पॉपुलेशन ऑफ लायन इंक्रीजेस, नहीं। द पॉपुलेशन ऑफ लायन रिमेन्स अनचेंज, नो। द पॉपुलेशन ऑफ लायन डिक्रीजेस एंड द ग्रास इंक्रीजेस, यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों, राइट, बिल्कुल सही। अगला सवाल, Which of the two in the following sets belong to the same trophic level? कौन से दोनों इनमें से सेम ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करते हैं? हॉक और रेड, ग्रास ओपर, ग्रास, गॉड स्पाइडर, बिल्कुल भी नहीं। ग्रास और ग्रास ओपर जो है, ग्रास और अलग अलग है, प्रोड्यूसर है, ये तो उसको खाने वाला है, ये भी नहीं, अलग अलग है। गॉट और स्पाइडर भी नहीं, ये बेचारी हर्बीवोर्स है। फ्रॉग और लिजार्ड सेम है, ये इंसेक्ट्स खाते हैं ना दोनों, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टेबल लिस्ट some components of an ecosystem, rain, butterfly, grass, fungus, water, airlight, bacteria, sunlight, ठीक है। A student wants to classify these into biotic components and abiotic components, ये इनको बायोटिक और abiotic components में लगाना चाहता है सेपरेटली, दोनों को सेपरेट करके। Which option correctly show the classification done by the student? Where is the okay, there is an option, right? Okay, so here we have the options. All right, no worries, no worries. So here we have the biotic components में कौन कौन से आते हैं, जो सिर्फ लिविंग होते हैं, ठीक है। रेन, ग्रास, रेन नहीं आएगी, ये तो वैसे ही कट गया। एबायोटिक में वाटर आएगा, फंगस नहीं आएगा, इसमें कट गया। बायोटिक कंपोनेंट्स में एयर नहीं आएगी, एबायोटिक कंपोनेंट्स में फंगस नहीं आएगी, ये भी कट गया, ठीक है, सेम से लग रहा है। बायोटिक कंपोनेंट्स में ग्रास आ गया, बैक्टीरिया आ गई, फंगस आ गई, ये ठीक है। एबायोटिक में वाटर, रेन, सनलाइट, एयर, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। अगला देख लेते हैं, रेन बायोटिक में आ गई, यहाँ पे बटरफ्लाई आ गई, बटरफ्लाई तो लिविंग है ना, एबायोटिक में कैसे आ जाएगा, एनिमल है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। टेबल बनानी थी, हमें छटनी करनी थी इसकी, हमने कर ली। बायोटिक और एबायोटिक को सेपरेट करना था, हमने कर लिया। अगला सवाल, which statement show interaction of an abiotic components with a biotic components in an ecosystem? कौन से स्टेटमेंट शो करी दोनों के बीच में इंटरेक्शन को, of an abiotic with biotic components? Grasshopper feeding on a leaf, rainwater running down into the lake, an earthworm making a burrow into the soil. या बिल्कुल, एक अर्थवर्म एक सॉइल के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो एक बायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट्स बन रहे हैं। लीफ और लीफ ये दोनों तो लिविंग में आ गए। रेन वाटर रनिंग डाउन इनटू द लेक, दोनों एक जैसी बॉडी हो गई। माउस फाइटिंग विद अनदर माउस, ये दोनों सेम हो गए। तो यानी कि जो अलग है, अर्थवर्म सॉइल के साथ कनेक्ट कर रहा है, बायोटिक ए बायोटिक के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the manufacturing of chlorofluorocarbon free refrigerator is mandatory throughout the world. How will this help prevent ozone depletion? क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री रेफ्रिजरेटर, मतलब उनको फ्री कर दिया जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बंद कर दिया जाए, तो दिस विल हेल्प convert oxygen molecules into the ozone? No. This will reduce the production of CFC? No. How will this prevent the ozone depletion? से कैसे बचाने में हेल्प करेगा, कैसे प्रिवेंट करेगा? This will reduce the production of CFC from oxygen molecules. This will reduce the release of CFC that react with ozone molecule. So this will reduce the production of CFC और this will reduce the basically दोनों में से एक ही बनना चाहिए। डी ऑप्शन क्यों है? This will reduce the release of chlorofluorocarbon that react with ozone molecule. तो रिड्यूस करेगा रिलीज होना CFC का, क्योंकि यही जो है जैसे कि दैट अगर मैन्युफैक्चरिंग जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री रेफ्रिजरेटर कर दे, तो दैट इज मैंडेटरी थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड हाउ विल दिस हेल्प टू प्रिवेंट द ओजोन डिप्लीशन? कैसे हेल्प करेगा उसके अंदर? तो ये रिड्यूस कर देगा रिलीज को CFC की,
एंड दैट रिएक्ट विद ओजोन मॉलिक्यूल। और ये ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो आगे आपने रिएक्शन पढ़ी है ना वो यूवी रेडिएशन वाली, एक ऑक्सीजन मोनो एटॉमिक आयंस बनाता है ऑक्सीजन के, याद है कुछ, और वही एक मोनो एटॉमिक आयन जाके ओजोन के साथ मिलेगा, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा, ओजोन मॉलिक्यूल बनाएगा, कुछ वही वाली रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी है, कुछ उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पे इसमें जाना चाहेंगे, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया हो और आपने थोड़ा बहुत कुछ तो सीखा होगा डेफिनेटली इस वीडियो से। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ऐसे अमेजिंग वीडियोस, ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज सभी तरह की चीज़ें हम आपके लिए लेके आते रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से बच्चों हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक वाइज जो है, हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बच्चों जो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाके आई बटन को क्लिक कीजिए और जाइए प्लेलिस्ट में देखिए कि किस तरह से आप अपने किसी भी चैप्टर की स्टडी को बहुत ज़्यादा आसान जो है वो बना सकते हैं, राइट। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।